परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से, परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। विज्ञान की नई नई खोज, नए नए विकास के दम पर दुनिया ने 21वीं सदी में काफी तरक्की की है। लेकिन इस तरक्की के साथ हर रोज लोगों की दुख तकलीफें भी बढ़ती जा रही हैं। आज दुनिया एक ऐसे दौर में पहुंच गया है जहां हिंसा है, मारकाट है, दुख तकलीफों का अंबार है। लेकिन इंसान चाहे तो इन तमाम दुखों से मुक्ति पा सकता है। हिंसा, प्रतिशोध, दुख दर्द की दुनिया से निकलकर शांत सुखमय दुनिया में प्रवेश कर सकता है। जरूरत है सिर्फ भगवान बुद्ध के दर्शन को समझने की, भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को जीवन में उतारने की, जिसकी जानकारी हर रोज आपके लिए लेकर आता है कार्यक्रम शिराब सेंगपो। पेश है एक नया एपिसोड। यह जापान के हिरोशिमा शहर में आयोजित 11वें वर्ल्ड पीस समिट की तस्वीर है। पिछले साल 12 नवंबर को जापान के हिरोशिमा शहर में आयोजित इस समिट में दुनिया भर के 20 से ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल हुए, जिन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। इसी समिट में नोबेल पुरस्कार विजेता और बौद्ध धर्मगुरु परम पावन दलाई लामा ने भी हिस्सा लिया। आप कार्यक्रम शराब सैंपो के पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि दुनिया में शांति बहाली के मकसद से शुरू की गई इस वर्ल्ड पीस समिट की 11वीं बैठक में बौद्ध धर्मगुरु परम पावन दलाई लामा ने परमाणु हथियारों पर विशेष व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि दुनिया में शांति बहाल करनी है तो परमाणु हथियारों को खत्म करना ही होगा। परम पावन दलाई लामा के मुताबिक परमाणु हथियार के नतीजे बेहद खतरनाक होते हैं और अगर परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं भी हुए तो इसकी वजह से डर का माहौल बना रहता है। Two cities of Japan, Hiroshima, Nagasaki, experienced nuclear bomb. I think first time, and I'm quite sure also last. Although sometimes nuclear weapon used for what we call deterrent, but still it brings a lot of fear. And if some mad person come, or even normal person who have absolute power and mind become fully emotion, then naturally emotion, when our mind fully dominated by emotion, then there is no room reasoning. So often you become mad. So therefore the elimination of nuclear weapon is very, very essential. 12 नवंबर 2010 से 14 नवंबर 2010 तक जापान के हिरोशिमा शहर में आयोजित वर्ल्ड पीस समिट में परम पावन दलाई लामा ने एक और महत्वपूर्ण सुझाव दिया।
उन्होंने कहा कि शांति के लिए दुनिया को मिलिट्री फ्री वर्ल्ड में तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। We should have vision the world without or say the military sort of forces. World should create a demilitarized one. Perhaps I think so long terrorist these remains little sort of well organized or what we call mobile sort of forces wherever you need you can use and controlled by like United Nations or some other world body. Otherwise, each individual country should be demilitarized. That's our ultimate goal. इस समिट में परम पावन दलाई लामा ने परमाणु हथियार गिराने से जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में हुई तबाही भी विद्वानों को याद दिलाई और कहा कि परमाणु हथियार के खिलाफ हर स्कूल में जानकारी दी जानी चाहिए। I hope you see his personal story should make some kind of short documentary, and I think if possible, all school on this planet should learn that and let them see what is really horrible thing with nuclear weapon. कार्यक्रम के अगले एपिसोड में आप देखेंगे परम पावन दलाई लामा की सिक्किम यात्रा की झलक। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। नमस्ते। 29th of January 2011, Saturday and 26th lunar day of 11th month of Iron Tiger year. The elemental combination is Earth, which is a good combination, and it has rewarding energy that fulfills the desire of an individual and favors the accomplishment of tasks. It is good for engagement and marriage, especially favorable for the people who belong to ox and animal sign. Since it is Karganamgo, therefore this day is unfavorable for any kind of constructions, whether it is laying of foundation or renovation, etc. Pumdong or empty was is at its south direction, so important activities should not be done while facing south. 30th of January 2011, Sunday and 27th lunar day of 11th month of Iron Tiger year. The elemental combination is Earth Fire, which is a bad combination and it brings burning and lead to suffering, but activities related to defeating enemies or adversaries will be more effective. Since it is sexy, so avoid undergoing Tarsik therapy or any kind of virtuous action should be avoided. Since it is a Pangmen Nambo, you should avoid wedding and engagement ceremony on this day. Pompong or empty vase is at south direction, so important activities should not be done while facing south. 31st of January 2011, Monday and 28th lunar day of the 11th month of Iron Tiger year. The elemental combination is water and water, which is a good combination and that will strengthen and prolong longevity. Auspicious for performing long life practices, good for wedding and dealing family matters. Starting business and investing money on business matters can be also a good. BT starts from 1 a.m. from northeast to southeast direction, so avoid undergoing Tarsik therapies like bloodletting and motivation.
The Lord of Earth or Sadak Kikang rules this day. So, activities like construction of war, festivity, funeral rites, marriages, fighting, or giving loan and refunding should be avoided. Since it is Turganamgu, so it is particularly bad day for funeral ceremonies. And Phumthong or empty was is at south direction, so important activities should not be done while facing south direction. Thanks for watching and see you tomorrow at the same channel at same time. बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संघम। ये कार्यक्रम आपको हर रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। आधुनिकता की, अति आधुनिकता की और उत्तर आधुनिकता की युग में हम रह रहे हैं और ये सारे आधुनिकता का जो प्रहार है ये साधारण लोग झेल नहीं सकते हैं। इसने अनेक सभ्यताएं, अनेक संस्कृतियां और अनेक विद्या और ज्ञान नष्ट हो चुके हैं और नष्ट हो रहा है। ऐसा परिस्थिति में सुदूर देश में रहने वाले मोम्पा समाज जैसे जगहों पर कुछ सुविधाएं भी हैं, कुछ असुविधाएं भी हैं। सुविधाएं इसलिए हैं कि आप लोग थोड़ा उत्तर आधुनिक झंझटों से दूर हैं, अभी अपेक्षाकृत कम प्रदूषित हैं, हर दृष्टि से कुछ बचे हुए हैं। यहाँ के समाज को मैं देखता हूँ तो मन प्रफुल्लित हो जाते हैं कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक अपने प्राचीन सांस्कृतिक में अभी जीवंत जी रहे हैं। इसलिए आप लोगों को ये सुविधा है कि संरक्षण करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। असुविधा इसलिए है कि बहुत दिनों तक दूर पृथक रहने वाले लोग एकाएक नए दुनिया से संपर्क हो जाते हैं, संप्रेषित हो जाते हैं, जिसमें जो अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपोजर कर दिया जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा अपने को संभालना, अपने को सेज रखना कठिन होता है। यह असुविधा भी आप लोगों के साथ में है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा असुविधा नहीं है। तो इसलिए मौन की संरक्षण तभी होगा, मौन की मूल पहचान, अपने सांस्कृतिक धरोहर को आप पहचानेंगे और अपने अस्मिता को आप ठीक से देख पाएंगे। और उस अस्मिता की मूल पिछड़ा हुआ नहीं है, अविकसित नहीं है, वो परजम पूर्ण अस्मिता है। इसका जानकारी लेना अत्यंत आवश्यक होगा। जब इसका जानकारी आपको मिलेंगे तब आप कभी भी ना तो अपने को हीनता के अनुभव करेंगे, ना ही अपने को पिछड़ा हुआ समझेंगे। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ, 1959 में और 60 में जब शुरू में हम लोग भारतवर्ष में शरणार्थी के रूप में आए और यहाँ की विशाल नई चीज़ों से संपर्क हुआ और फिर विदेश जाने की समय हुआ और बहुत सा साइंस की और प्रौद्योगिकी की और नए नए चमत्कारों को
तथाकथित चमत्कारों को देखने पर ऐसा अनुभव होता है कि संभवतः हम थोड़ा पीछे हैं, पिछड़ा हुआ है और अविकसित हैं, परंतु धीरे धीरे वो सब चीज़ों की, साइंस की, आधुनिक की, ज्ञान की, आधुनिक प्रौद्योगिकी की मूल को समझ में आते हैं और उसके पीछे किस प्रकार की मानसिक, किस प्रकार की चित्तभूमि रहता है उसको देखते हैं, तब समझ में आता है कि हम बहुत आगे हैं। सौभाग्य से हम अभी पश्चात तथाकथित विकसित समूह से 500-600 वर्ष आगे चल रहे हैं। उनको हमारे बराबर आने में, ज्ञान में और साइंस में हमारा बराबर आने में कुछ नहीं तो कम से कम 200 वर्ष तो लगेगा ही। प्रयासरत तो सब लोग हैं इस समय, लेकिन 200-300 वर्ष लगेंगे तब जाकर के वह हमारे समकक्ष में, ज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में हमारा समकक्ष पहुंच पाएंगे और तब वहां पर संपूर्ण प्रौद्योगिकी की अवयोगिता और सार विहीनता भी समझ में आएगी। विनोबा जी बार बार कहा करते थे कि साइंस और आध्यात्मिक के मिलन जहां पर होगा वहां पर एक नए विश्व की सृजन प्रारंभ होगा। शुरू में मैं उसका विरोध किया करते थे कि साइंस कभी भी आध्यात्मिकता से मिल नहीं खा पाएंगे, उन दोनों की मिलन कभी होगा नहीं। लेकिन मेरे ये कथन पिछले कई वर्षों से गलत साबित हो रहे हैं। अति आधुनिक साइंस वाले लोग बौद्ध दर्शन और बौद्ध साइंस मिलते हैं, परम पवन जी से वार्तालाप करते हैं। माइंड एंड लाइफ की नाम से एक सम्मेलन 17-18 बार हो चुके हैं पिछले 3 दशकों से। इस दुनिया की उच्च कोट की साइंसदानों के साथ परम पवन जी की और बौद्ध दर्शन के विद्वानों की परस्पर संप्रेषण और सम्मेलन हो रहा है। उससे ऐसा लगता है कि अगर वही लोग ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो कभी न कभी साइंस भी आध्यात्मिकता से जुड़ सकेंगी और मिल सकेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है।